नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आज इस चैनल पे हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका ये पार्ट फर्स्ट है और यहाँ पर हम लेकर आए हैं मैथ और साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सीरीज को आप एक टेस्ट की तरह लिख सकते हैं कि जैसे मान लो आपका एक टेस्ट हो रहा है, सुपर टेट की वैकेंसी जो आने वाली है 2022 में, लगभग उम्मीद है कि एक वैकेंसी जो है वो जरूर आएगी 2022 के लास्ट तक। तो इसमें जो मैथ और साइंस का पोर्शन आता है, मैथ और साइंस के पार्ट, मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के 10 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को हम एक टेस्ट की तरह करने वाले हैं। कई सारे वीडियो आएंगे इसमें, और जो भी दोस्त टीचर आने वाले भविष्य के टीचर अध्यापक सुपर टेट की तैयारी करने में लगे हैं, उनके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर होगा कि हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, और उसके बाद मतलब उन क्वेश्चन को करते हुए उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, उसके आसपास की चीजों को भी ध्यान में रखेंगे जिससे आगे आने वाले क्वेश्चन अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर आप लोगों को आराम से पढ़ना है, पूरा वीडियो सही से देखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाकी अगर कहीं किसी भी जगह मिलते हैं तो वहां से प्रैक्टिस भी करनी है। बाकी ये वीडियो में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं सीरीज के। जब तक कि सुपर टेट का पेपर नहीं होता, वैकेंसी नहीं आती, पेपर नहीं होता, तब तक लगभग वीडियो आते रहेंगे। ये आज हमारा पहला वीडियो पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम लोग वही 30 क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन जो मैथ से रिलेटेड होंगे और 10 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होंगे। ये सुपर टेट के लिए मेन फोकस है। लेकिन जो मैथ और साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ये जैसे यूपी टेट का पेपर होता है, सी टेट का पेपर होता है, इनमें भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन क्या, मैथ तो वही चीज है जो सुपर टेट में है, वही यूपी टेट सी टेट में आती है। तो आप लोगों के लिए भी पूरा फुल बेनिफिट मिलेगा इन वीडियो से। दोस्तों, अगर आप तक अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है मेरा, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोगों को पता चल सके कि वीडियो आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये आता है कि क्वेश्चन दे रखा है कि CISI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 का 4 साल का ब्याज क्या होगा। मतलब ये 1500 रुपए में 4 साल का ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज की दर है दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा ही पूछा गया है। और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास रेट R बराबर दे रखा है 8%, और P मूलधन जो होता है दोस्तों ये दिया है 1500 रुपये। इसके बाद जो टाइम दे रखा है वो 4 साल का टाइम दे रखा है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट SI, इसका फॉर्मूला होता है PR/T अपॉन 100। P का मतलब मूलधन होता है, R दर, और T क्या है, समय है, और बटे में 100 है, अपॉन 100। अगर इसमें सारी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे P हमारे पास क्या दे रखा था 1500, तो 1500 रख दिया। दर कितनी है, दर दोस्तों है 8%, तो 8 रख दिया। समय कितना दिया है 4 साल, तो 4 रख दिया। अपॉन में 100। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये 0 से 2 0 कट जाते हैं, और 15 का गुणा कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 60, और इसका 8 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 480। तो 480 रुपए है जो इसका साधारण ब्याज होगा। एक महीने का मतलब एक साल, 4 साल का जो साधारण ब्याज होगा दोस्तों वो कितना होगा, 480 रुपए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। सॉरी सर, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको सेट करने में। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। उनका HCF दे रखा है, HCF 12। रेशियो दे रखा है दोस्तों 5:6, और HCF क्या दे रखा है 12, तो LCM पूछा गया है।
इसका जो एक डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं एलसीएम कि एचसीएफ दिया है 12 और ये 5 है इंटू 6, टोटल गुणा करेंगे 12 पंचे 60 इंटू 60, 6 छक्का 36, 360, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये इसका शॉर्ट है, मतलब जिन लोगों को मैथ में अच्छा नॉलेज है वो लोग इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे किया गया है। फिर अब इसको हम लोग बेसिक में देखेंगे। बेसिक में देखने के लिए देखते हैं, तो इसमें जो संख्याएं जो दे रखी है उनका रेशियो दे रखा है 5:6। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या 5x है, ठीक है। दूसरी संख्या मान ली, दूसरी संख्या ये दो दे रखी है 6x, इसको 6x मान लिया। अब अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम दोस्तों हमारे पास हो जाएगा इन दोनों का 5 छक्के 30 और x, मतलब एलसीएम वो नंबर होता है कि जो नंबर 5x से भी डिवाइड हो जाए और 6x से भी डिवाइड हो जाए। तो 5 इंटू 6 इंटू एक्स, ये हमारे पास 30x इसका एलसीएम हो गया। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हम लोगों ने कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एलसीएम हमने निकाला 30x और एचसीएफ दिया है 12। पहली संख्या दोस्तों हमारे पास 5x है और दूसरी संख्या है 6x। तो यहां से देखेंगे 6x, x से x कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 पंचे 30 और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो इधर बचा 12, ये 12 और ये x, तो x की वैल्यू आ गई 12। अब इस हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो दोस्तों एलसीएम हमने क्या माना था, एलसीएम माना था 30x, ठीक है, और x हमारे पास क्या आया है, x आया है 12, ये देखिए 12 आया है x। तो 30 इंटू 12, 12 3 36, 360, ये इनका जो होता है एलसीएम आ जाता है। ये सिंपल सा हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 10, 15 और 20 का लासा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 10, 15, 20 का लासा क्या होगा। तो जो बेसिक से दोस्त करना चाहते हैं, जिनको मैथ बहुत ज़्यादा नहीं आती है, बाकी तो इसे देख के सॉल्व किया जा सकता है कि कोई नंबर ऐसा ढूंढ लो जिससे इसका मतलब एलसीएम लासा क्या होता है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर आप लोग क्या देखेंगे ऑप्शन में, अगर देखेंगे 20 को देखेंगे तो 20 10 से तो डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 से 20 डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 30 को देखेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा 30, 15 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 20 से नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। 40 को चेक करेंगे तो 40 20 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी गलत। अब बचता है 60। तो इसको आप लोग चेक करेंगे तो देखेंगे ये 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। तो इसके लिए 60 जो होगा इन तीनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। बाकी कुछ बड़ा नंबर दे देते हैं अगर कभी, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है जो हम लोग बताने जा रहे हैं। तो जैसे ये 10 लिखा, 15 लिखा और 20 लिखा, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 15 कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे, 2 10 जा 20। अब इसको हम लोग एक बार 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब हमारे पास बचता है 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 2 बच जाएगा, 2 को छोड़ देंगे। तो जब तक सब 1 1 नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहेंगे। जो भी नंबर दिखेगा यहाँ पे इधर जो भी नंबर दिखता है उसी से डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक यहाँ पे 1 1 1 नहीं आ जाता। अब जो फैक्टर्स आए हैं इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 2 पंचे 10,
फिर 10 का गुणा 3 से करेंगे 30 हो जाएगा, 30 का गुणा 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है तो बृहत्तम कोण क्या होगा। बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा कोण। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है कि कोई भी त्रिभुज है, इसके कोण जो है ये रेशियो में है 3, 7 और 8। 3:7:8 ये एंगल है और इसमें बड़ा कोण माना गया है। तो इसको अगर हम बेसिक से करते हैं, बाकी नॉर्मल शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे तीनों हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 3 + 7 + 8, ये रेशियो जो है इनका सम जो होगा वो 180 के बराबर होना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे 7 3 10 8 18, ये हो जाएगा बच्चों 180, और 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। सबसे बड़ा एंगल पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, जो 8 होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 80। तो सबसे बड़ा एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे 4/3/7 -3/5/9 प्लस 11/5/21 से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देता है। पूर्णांक परिणाम देता है मतलब कोई इंटीजर नंबर देगा। ठीक है, तो ये नंबर हमको निकालना है कि क्या घटाया जाए तो हम जो हमको इंटीजर नंबर मिले। तो जो नंबर दे रखे हैं दोस्तों, दिया है 4/3/7 -3/5/9 प्लस 11/5/21 से घटाने पर वह न्यूनतम भिन्न जिसे जिसे से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम होता है। इनमें से कुछ घटाया गया है और घटाने के बाद क्या मिलेगा, हमको एक पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक नंबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर है पूर्णांक हमारे पास, तो मान लेते हैं जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये जो नंबर दिया है इसका जो इंटीजर पार्ट है 4, 3, 11, इनको अलग लिख लेते हैं तो हो जाएगा 4 - 3 + 11, और जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है वो प्लस करके हम लोग अलग लिख लेंगे। 3/7 -5/9 प्लस 5/21। तो अब फिर से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 11 और 4 हो जाएगा 15 में से 3 गया दोस्तों, ये 12 हो जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो थोड़ा बड़ा एलसीएम मिलेगा लेकिन आसान है। 21 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको हम सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं इधर, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 × 9 और 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 -5 7 35। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास ये 27, 3 इधर, 5 3 -8/9 7 63। ठीक, और प्लस में बचेगा 5/21, क्योंकि यहाँ पे 5/21 ये दिया है प्लस। यहाँ से 63 एलसीएम ले लेते हैं तो 63 बन जाए 63, या -8 मिलेगा, और प्लस 21 का डिवाइड करेंगे 21 से तो 3 आएगा, 21 3 63। इस 30 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 15। तो 15 में से 8 गया, ये यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 7, और नीचे अपॉन में क्या है, 63 है, तो 63। तो ये नंबर 63, तो यहाँ पे नंबर आता है 7/63, और ये जो आएगा ये इंटीजर आएगा। तो 12 प्लस ये 7 से डिवाइड करते हैं 1/9, 1/9 और इंटीजर। अगर ये वैल्यू हमको इंटीजर चाहिए
ठीक है दोस्तों, अगर ये वैल्यू हमको इंटीजर चाहिए तो यहाँ से 1/9 जो फ्रैक्शन है इसको हटाना पड़ेगा। 1/9 का फ्रैक्शन जब हटाओगे तो हमारे पास इंटीजर बचेगा 12। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि क्या हटा दें क्या घटा दें कि हमारे पास जो है सम इसका जो है वो इंटीजर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/9। 1/9 अगर हटा दिया जाए तो जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर जो है 108 रुपए है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और शॉर्ट में कर सकते हैं। दे रखा है कि 13% की हानि और दोस्तों 11% का लाभ। ठीक, तो इनका जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस मतलब आगे वाले नंबर को माइनस करेंगे पीछे वाले नंबर से। तो डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस 11 प्लस 13, तो ये आ जाएगा 24। और ये डिफरेंस जो है ये किसके अंतर के बराबर है, अंतर, वही अंतर ही डिफरेंस, मतलब यहाँ मैंने डिफरेंस कहा है, वहां पे उन्होंने अंतर लिखा है कि अंतर क्या है, 108 रुपए है। यहाँ का अंतर अगर निकालेंगे तो 24 आ रहा है, तो 24, लेकिन क्वेश्चन में जो अंतर दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, 108 दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 108 अपॉन 24 आ जाएगा। इसको चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, तो 27/6। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो 2700/6। ये इसका क्या हो गया, सीपी। अब कह रहा है कि यदि 12% का लाभ हो तो खिलौने का सेलिंग प्राइस क्या होगा, कि 12% का लाभ हो तो कितने में बेचा गया है। तो कास्ट प्राइस हमको 2700/6 मिल गया है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा कि 2700/6 का 12% है तो 12 को 112/100 लिख सकते हैं, सिंपल है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करते हैं। ये ऊपर जीरो नहीं होगा दोस्तों, तो यहां से देखेंगे 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 9 से गुणा कर देंगे, 9 छाक 54 की 4 हासिल है 5, 9 पचे 45, 45 और 5 50। तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा जब 12% लाभ लेके ये वस्तु को बेचेगा। तो 504 इसका राइट आंसर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पहले वीडियो पॉज करके भी लगा सकते हैं, जिससे पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। जो भी लोग दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि श्रीमती सिंह जी के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात जो दे रखा है बच्चों, ये दिया है 3:8। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने में बचत ज्ञात कीजिए। तो बचत पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि जो बचत होता है बच्चों, बचत, ये बचत और व्यय, बचत प्लस व्यय, यही तो हमारा कुल आय होता है। कुल आय जो होती है इसको हम लिख सकते हैं बचत और व्यय, मतलब कितना खर्चा किया गया, कितनी बचत हुई है, टोटल अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगी, कुल आय हो जाएगी। तो व्यय और बचत, इसका रेशियो हमारे पास दे रखा था, व्यय है दोस्तों 8 और बचत का जो रेशियो दिया है 3:8। तो टोटल व्यय जैसे यहाँ पे कितना है 8, बचत कितनी है, बचत है 3, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल आय के बराबर आना चाहिए। तो कुल आय रेशियो के अकॉर्डिंग जो कुल आय है 8 3 11, लेकिन जो सवाल में हमको कुल आय दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 27,500, 27,500। तो यहाँ पे एक बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 27,500/11। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, लगभग 2500 रुपये जो होगी उसकी कुल आ जाएगा कुल।
ये जो है कुल आय, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2500। यहाँ पे देखेंगे टोटल, तो पूछा गया था उस महीने की बचत क्या होगी। बचत दोस्तों बच्चों हमारे पास क्या थी, 3 थी, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2500 गुणे 3, 25 तिया 7500 रुपये, ये हमारे पास आ गया उस महीने की बचत। ऑप्शन नंबर 20 इज आर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो हमको दिखाना है। तो इसको क्या करते हैं, 15.5 इंटू 1.2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मान लेते हैं 1.2 को थोड़ी देर के 12 है, और 15.2 को मान लेते हैं 155। तो 155 इंटू 12, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 पंचे 60, 6 कैरी, 12 पंचे 60, 6 66, 12 एकम 12, 6 18, तो यह जाएगा 1860। अब देखेंगे इसमें देखो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इधर से 2 अंक गुनेंगे, 1 और 2, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 18.60 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखेंगे 18.6 भी इसको लिख सकते हैं, 18.6, तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, 18.6। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह एक खंभे की लंबाई का 1/5 भाग कीचड़ में है, आधा भाग जो है पानी में है, तथा 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी से बाहर है। तो खंभे की पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना पूरी लंबाई x है। अब कह रहा है कि 1/भाग कीचड़ में है, तो x का जो 1/5 पार्ट है बच्चों दोस्तों, ये क्या है, कीचड़ में है, प्लस इसका आधा भाग पानी में है, तो x का जो आधा भाग है, खंभे का आधा भाग जो है वो पानी में है, और शेष भाग जो होगा ये तो हो गया पानी के अंदर या कीचड़ के अंदर वाला पार्ट, और टोटल था x में से जब ये वाला, ये धसा वाला पार्ट, जैसे ये हमारे पास खंभा था, ये खंभा है, और ये इतना भाग जो है इसका धसा हुआ है, जिसमें से नीचे का जो है ये पार्ट ये कीचड़ में है x/5, और ऊपर का जो x/2 पार्ट है ये पानी में है। तो टोटल जो है ये धसा है यहां से यहां तक, और ऊपर वाला जो ये 10 फीट है ये बाहर है। तो टोटल हमने माना था x, तो x में से ये वाला पार्ट घटा देंगे, तो ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा जो कि 10 फीट है। तो x में से ये सब घटाया तो बराबर कितना चाहिए, 10 फीट आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस एलसीएम मिलेगा, 5 इंटू 2 कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2x प्लस 5 1 जा 5x इक्वल टू 10। तो x माइनस 7x/10। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 है, बराबर में 10 दिया है, इसको हटा रहे हैं यहां से, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 इंटू 10 लिखा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 1 हो जाएगा, 10 1 जा 10 और 7 1 जा 7, तो 10x माइनस 7x इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, 10 दिया है। तो ऊपर इसको माइनस करेंगे, 3x इक्वल टू बच जाएगा कितना, 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो x इक्वल टू आ जाएगा 100/3। 3 से डिवाइड करेंगे 33 सही 1/3 आ जाएगा, 33 सही 1/3। अब 33 जो है ये फिट है, 1/3 इसको, ये भी फिट है, इसको इंच में बदलने के लिए 1/3 को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौके 12, 4 इंच, तो 33 फीट और 4 इंच, ये हमारे पास जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है कि 21a³ माइनस 17a², ठीक है, कॉमा, फिर 89a³ माइनस 64a² प्लस 6a 16 से कितना कम है। मतलब ये जो है ये इस नंबर से कितना कम है, तो इसको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना कम है। तो 89a² माइनस 64a², ये 89a³
ए क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 में से माइनस कर देंगे 21 ए क्यूब माइनस 70 एक्स ए स्क्वायर, ये माइनस करना देखेंगे कितना बचेगा। तो 89 ए क्यूब से 21 ए क्यूब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 और ये 6, 68 ए क्यूब। ये माइनस का 17 ए स्क्वायर है, माइनस का 64 ए स्क्वायर है, तो माइनस माइनस जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस 17 ए और ये 64, ये माइनस का बचेगा हमारे पास। इधर 64 माइनस 17 जाएगा तो ये 7 और 4 47 ए स्क्वायर। 6a इधर कुछ है नहीं ए का तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो 6a को एस्टिस लिख देंगे प्लस 16, ये भी एस्टिस लिखा रहेगा। तो ये ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो 68 ए क्यूब माइनस 47 ए स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 16, ये पहला ऑप्शन 68 ए क्यूब माइनस 47 ए स्क्वायर प्लस 6 से प्लस 16, ये इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। तो अब हमको पता है कि कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% है, कोई भी कक्षा है वो अपने आप में कितनी है 100% है। अब कह रहा है कि 100% में 40% जो है वो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां। तो लड़के कितने बचे होंगे, तो लड़के सब बता देंगे, लड़के 60% होंगे। जब 40% लड़कियां हैं तो लड़के क्या होंगे 60%, क्योंकि दो चीज ही होती है कक्षा में, या तो लड़के या तो लड़कियां। तो अगर 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 60%। अब कह रहा है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 50 हैं, 50 हैं। तो लड़के कितने होंगे, तो 50 का हम लोग निकाल देंगे 60%। सिंपल है, 2 जीरो कट जाएंगे, 5 6 30 इसका राइट आंसर। तो 30 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा 96 जो हमारे पास दे रखा है। 6 इसको काटेंगे तो 6 बन जा 6 आ जाएगा, 6 6 जा 36। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो √16, तो बचेगा 4। तो इसको जो भुजा की लंबाई आ गई दोस्तों वो कितनी आ गई 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, ये दिया है एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है। जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए एक वृत्त पथ पर घूमता है और केंद्र पर 105 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्ञात कीजिए कि घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की। इनका कहने का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहां से 30 मीटर लंबी रस्सी पर एक घोड़ा बंधा हुआ, 30 मीटर लंबी रस्सी, ये एक रस्सी है, इसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर। यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है। अब घोड़ा इस रस्सी को टाइट करते हुए, मतलब ये रस्सी लूज नहीं होनी चाहिए, टाइट करते हुए घोड़ा दौड़े चलेगा, तो चलेगा, चलने का रास्ता यही है इसके पास, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, इसी पथ पर चल सकता है। तो ये पथ कैसा होगा दोस्तों, ये वृत्त होगा। अब कह रहे जो वृत्ताकार पथ चलता है उसके केंद्र पर इसका जो रास्ता है वो 105 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण जो होता है कितने डिग्री का बनाता है 105 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो रास्ता इसने तय किया है पूरा यहां से यहां तक, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। एल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। परिधि का सूत्र जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। उसी 2πr में ही हमने क्या किया, थीटा बटे 360 ऐड कर दिया। तो यहां से जो लेंथ आएगी इसकी थीटा कितना है 105 डिग्री बटे 360, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और रस्सी की लंबाई जो होगी वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी क्योंकि 30 मीटर की लंबाई है।
तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहाँ पे 3 बचेगा, 7 बचे 35, 15। ठीक, 30 का ये 0 और इधर 360 का 0 कट जाएगा, 3 से 36 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12। ये 2 से ये 12 कट जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ से 2 से 6 कटेगा, 2 3 जा 6, और ये 22 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। फिर इस 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 कटेगा, तो ऊपर बचता है 5 इंटू 11। तो 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 55। तो इस रस्सी की लंबाई जो टोटल इसका रास्ता होगा, रास्ते की लेंथ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 55 मीटर आएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छे से आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। लगभग सारे सेट में या सारे पेपरों में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, चाहे सीटेट हो यूपी टेट हो, सारे पेपरों में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फेवरेट आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें, देखने में बड़ा लगता है लेकिन सॉल्व करने में बहुत आसान है। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को समझनी होंगी। जैसे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ। a माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है a प्लस बी, और इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसकी भी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है, लेकिन ज्यादातर इन टाइप के सवालों में ये फॉर्मूले लगते हैं। इसके अलावा एक और लगता है, उसको पहले लिखते हैं। वो फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको लिखा जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला है। इसके अलावा और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, वो आगे हम बताते रहेंगे साथ में। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन जब ऐसा दिखेगा तो यहाँ पे देखेंगे एक ही नंबर जो है 8.9 8.9 8.9 3 बार लिखा हुआ है। देखो 3.7 3.7 3.7 3 बार लिखा है। तो अगर हम 8.9 को a मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। अगर 3.7 को थोड़ी देर के लिए b मान लेते हैं तो ये भी b, ये भी b, ये भी b, तीनों b हो जाएंगे। 8.9 को हमने a माना है तो नीचे देखेंगे 8.9 मतलब ये a है, ये भी a है, और ये a है इंटू ये क्या है, ये b है, 3.7 b है, फिर प्लस लगा है प्लस, फिर है 3.7 ये b है और ये b है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे आपस में इंटू है। यहाँ पे तीन जगह इंटू रहेगा, इंटू 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 और माइनस बी इंटू बी इंटू बी। अब देखो ध्यान से बहुत अच्छे से कि ये ऊपर जो 3 ए दिख रहे हैं आप लोगों को, 3 ए, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसको कहा जाएगा ये क्या है, ए क्यूब है। माइनस लगा है, आगे माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस। उसके बाद बी इंटू बी इंटू बी, 3 बी दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या देखेंगे, a इंटू ए, 2 बार लिखा हुआ a इंटू ए, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, फिर आगे a इंटू बी, a इंटू बी तो हो जाएगा ए बी, प्लस b इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ऊपर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला लिखा है ये यूज करेंगे। a क्यूब माइनस बी की क्यूब की जगह लिखेंगे a माइनस बी, और इन ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं करना है। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कट गया, हमारे पास बचता है ए माइनस बी। अब ऊपर देखो थोड़ा, ए की जगह क्या था, 8.9 था, ये नंबर 8.9, ए की जगह पर 8.9, तो यहां पर भी हमने लिखा 8.9, माइनस बी की जगह पे क्या था, बी है 3.7, तो 3.7। अब माइनस कर देंगे 7 में, 9 में से 7 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 0.8 में 3 जाएगा 5, 5.2, ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब ये चीज अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस से आप अच्छे से जानते हैं कि ये होता है इसमें, तो बहुत जल्दी से आंसर बिना कुछ करे निकाल सकते हैं।
जैसे ही आप देखेंगे ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा तो ए माइनस बी का आएगा और ऊपर बाकी सारा पार्ट ये कट जाएगा, ठीक बचेगा ए माइनस बी। तो तुरंत 8.9 में से माइनस 3.7 किया, 5.2 आया, आंसर लगाया, आगे बढ़ गए। बस ये देखने वाली चीजें हैं, ऑब्जर्व करने, जितनी जल्दी आप ऑब्जर्व कर लेंगे उतनी जल्दी आंसर निकाल देंगे। तो ये इसका सबसे आसान तरीका है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय समष्टि समुच्चय है। समष्टि मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें सारी चीजें आती हो, बहुत सारी चीजें आती हो। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, इसको ध्यान से पढ़ने, केवल ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे है, केवल रीडिंग मतलब कितना दिमाग कैसा लगाते हैं आप लोग इस पे है कि सिंपल है, कुछ नहीं है। ए इक्वल टू एक्स, जहां एक्स क्या है, चतुर्भुज है। इन्होंने कहा है कि ए है, हमारे पास एक सेट है एक्स, जहां पे एक्स क्या है, एक चतुर्भुज है। अगला ऑप्शन जो दिया है बी इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, चलो समांतर चतुर्भुज हो गया। सी बराबर एक्स, यहाँ एक्स क्या है, एक आयत है। डी, डी जो है एक्स, ये एक्स क्या है, एक वर्ग है। अब समष्टि का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कई सारी चीजें आती हो। तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि ए क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज भी आ सकता है, आयत भी आ सकता है, वर्ग भी आ सकता है, पैरेललोग्राम, कोई भी चतुर्भुज होगा, वो सारे के सारे चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज उल्टा सीधे हम बना सकते हैं, वो सब इस सेट के अंदर आ रहे हैं। इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि समष्टि समुच्चय पूछा गया है। एक ऐसा सेट जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हो उसको समष्टि समुच्चय कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट होगा। बाकी सब में डिफाइंड है कि एक समांतर है तो समांतर ही होगा, इसमें आयत है तो आयत ही होंगे, वर्ग है तो सभी वर्ग होंगे, लेकिन चतुर्भुज में कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, इसीलिए इसको समष्टि कहा गया है। दिया चित्र ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी, ए बी जो है ये BC के बराबर है। BC कहाँ पे गया है हमारा दोस्तों, ये BC, AB बराबर BC, ये दिया है रिलेशन AB बराबर BC। एंगल BAD, BAD देखेंगे, BAD तो BAD ये है, BAD, और एंगल BCD ये है, BCD ये वाला, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के दिए हैं। समकोण है मतलब 90 डिग्री के हैं। अब अगर ये दोनों आमने सामने के कोण 90 डिग्री के हैं तो ये जो बचेंगे कोण ये भी 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होता है 360 होता है और आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो अब इसमें ये जो C और A एंगल है इनका योग 180 हो गया, टोटल 360 होता है। तो 180 जब घटाएंगे तो 180 ही तो बचेगा, मतलब बाकी जो एंगल है इनके आमने सामने का जोड़ जो होगा ये भी 360 होगा। तो 180 होगा, तो इसका मतलब 90 दोनों हो जाएंगे। अब आगे पूछा गया AD और CD में कैसा, अगर सब 90 है तो कैसा त्रिभुज होगा, चतुर्भुज क्या होगा, तो ये दोस्तों वर्ग होगा। ये क्या होगा, एक वर्ग होगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती है, सब साइडें आपस में क्या है, बराबर है। तो जो हमारे पास बचता है AD इक्वल टू CD, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है 1372 का क्यूब रूट इंटू 1458 का क्यूब रूट, ये क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो 1372 का फैक्टर करेंगे पहले, 1372 तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 तीन 6, तो एक 3 से काट लेंगे, 3 3 3 3 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 चौके 28 और 7 9 63। फिर आगे बढ़ेंगे तो 7 सत्ते 49 और फिर 7 एकम 7, मतलब इसका जो फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। फिर आगे वाले का फैक्टर बना लेते हैं 1458 का, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 729 को 9 से काटेंगे, 9 9 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 एकम 9। तो ये इसके फैक्टर 2 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। अब क्योंकि ये क्यूब रूट था, देखो क्यूब रूट, तो यहाँ 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, जिनका जोड़ा मिल जाएगा उसको बाहर कर देंगे, बाकी सबको अंडर रूट में ही रखेंगे। तो देखेंगे कि इसका जो है √2 गुणे √2 4 हो जाएगा, √4।
क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट 4 मिलेगा। और 7 के ट्रिपलेट मिल गया हमको, 7 का ट्रिपलेट, तो 7 को एक बार बाहर लिख दिया इनटू, यहाँ पे 3 का 9 का ट्रिपलेट मिलता है तो 9 को बाहर रखेंगे और क्यूब रूट के भीतर क्या रहेगा, 2 रहेगा, 2 ऐसे। अब बाहर वाला का मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, और 8 का क्यूब रूट हम लोग 2 जानते हैं, 2 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2 हो गया। इधर 7 9 सते 63, तो 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा 126, तो 126 इसका डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसको भी बहुत जल्दी से कर सकते थे, डायरेक्ट इसको फैक्टर के रूप में लिख के, बाकी हमारा काम समझाने का था तो हमने बेसिक से सारी चीजें अच्छे से समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि यदि दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, जो एबीसी है ये एबीसी, ये हमारे पास कैसा है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु। तो ये साइडें इसकी एबी बराबर एसी दी भी रखी है। अगर ये समद्विबाहु है, ठीक है, तो दोस्तों ये जो एंगल होंगे दोनों, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा। कुछ भी मान लेंगे, अगर ये थीटा मानेंगे, एक थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल आपस में बराबर होंगे। दिया अंदर एक समबाहु त्रिभुज डीईएफ बनाया गया है। ये समबाहु त्रिभुज डीईएफ है तो इसके सारे एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ऑल एंगल जो 3 एंगल होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। यदि बीएफडी ये वाला एंगल जो है ये ए है, बीएफडी इक्वल टू ए एंड एडीबी, ए डी ई ये वाला बी डिग्री है, एंड सीईएफ जो है ये सी डिग्री है, ये वाला जो है सीईएफ ये जो है ये सी डिग्री है। तो हमको ये ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें डायग्राम को ध्यान से आप लोग समझेंगे। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ए बी और ए सी अगर इसकी बराबर है तो एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। बाकी इसको अंदर जो है समबाहु त्रिभुज है तो ऑल एंगल ही 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं फिर से ध्यान से, सारी चीजें देखते हैं। तो ये मान लिया थीटा है, ये वाला मान लिया थीटा है। तो एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये जो है बाह्य कोण है। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो सम होता है वो दोनों आंतरिक एंगल के सम के बराबर होता है। ये मान लो अगर ए है, ये बी है, तो इसका जो बाह्य एंगल होगा वो कितना होगा, ए प्लस बी होगा। तो इसी तरह से ये एंगल ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ये सी है, ये सी जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे नहीं है, ये ऊपर सी है, और ये थीटा है। तो अंदर के दोनों एंगल का सम जो होगा वो बाहर के एंगल के बराबर होगा। इसको हमने 60 माना था अभी थोड़ी देर पहले, और इधर का जो एंगल है ये ए है, तो 60 प्लस ए, जो बाह्य एंगल टोटल है ये कितना है, 60 प्लस ए, तो ए प्लस 60 बराबर किसके होगा, अंदर के दोनों कोण के सम, मतलब सी प्लस थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा ए प्लस 60 माइनस सी। ये हो गया एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास। आगे देखेंगे, ये हमारे पास एंगल दिख रहा है ये वाला DBF, इन त्रिभुज DE DBF। तो DBF में देखेंगे कि ये बाह्य एंगल है, ये बाह्य कोण है, तो ये वाला 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये थीटा है, थीटा और ए, आंतरिक कोण कितना है, थीटा और ए, तो आंतरिक कोण जो होगा थीटा प्लस ए, ये बाह्य कोण के बराबर होगा। बाह्य कितना है, बी प्लस 60, तो बी प्लस 60, तो यहां से थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा बी प्लस 60 डिग्री, और ए इधर ले आएंगे तो इधर ए माइनस का हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 में क्या करेंगे, देखो थीटा थीटा इसको इक्वेट कर देंगे। अगर राइट साइड इसकी बराबर है दोनों की, लेफ्ट साइड थीटा इधर भी है थीटा इधर भी है, तो इनके राइट साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। तो ए प्लस 60 डिग्री माइनस सी बराबर हो जाएगा बी प्लस 60 डिग्री माइनस ए। अब 60 दोनों तरफ पॉजिटिव है, प्लस प्लस का है तो एक माइनस कट जाएगा, ए माइनस का है ये इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा ए प्लस ए। इधर है बी और इधर माइनस का सी था, ये इस साइड में जाएगा तो प्लस का सी हो जाएगा। तो 2a बराबर हो जाएगा b प्लस सी। तो a इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास b प्लस सी बाई टू। तो a इक्वल टू b प्लस सी बाई टू, ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। 9 और 3 का स्थानीय मान 68, 9, 2, 3, 5। इसमें 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9। 9 का स्थानीय मान दोस्तों कितना होगा, 9000, क्योंकि इसके आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे, 9000 हो गया। 3 का स्थानीय मान 3, 3 ये लिखा है, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, क्योंकि 3 के आगे 1 डिजिट है तो 1 जीरो लग जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8, 9, 7, 0। तो 8970 ये हमारे पास इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का 89, 8970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया एक गोले का व्यास 50 √3 है। एक गोले का जो व्यास है, गोला हमारे पास है इतना बड़ा, इसका जो व्यास है वो कितना है, 50 √3 है। ये गोला हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर समाने, सामने नहीं दोस्तों लिखा, समाने जो इसके अंदर आ सकता है, समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा घन होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस टाइप से। ये घन हो गया संपूर्ण घन। अब ये जो घन होगा इसके चार जितने भी वर्टिसेस हैं ये सब क्या होंगे, उस गोले के ऊपर होंगे। तो यहां से इसका जो एक विकर्ण होगा वो गोले का व्यास होगा। तो घन का विकर्ण जो होगा, घन का विकर्ण बराबर ये क्या होगा, गोले का व्यास, गोले का व्यास। तो विकर्ण का फॉर्मूला, वैसे घन के विकर्ण का फॉर्मूला a√3 होता है और गोले का व्यास कितना दे रखा है, 50 √3। तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा और जो घन की साइड आ जाएगी हो जाएगी 50। तो घन की भुजा 50 आ गई। पूछा गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 6a²। तो 6a क्या है, 50 का स्क्वायर। तो 6 × 5 = 2500। तो 25 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 15 और 3 2 0। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे मैथ के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अब इसके बाद हम लोग, जैसे शुरुआत में देखा था, हमने बताया था, थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा, साइंस। तो इसके बाद आते हैं साइंस के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे जो भी पेट क्वेश्चन है, जो सुपर टेट में आने के 100% चांस है, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, पहला दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल लेंस है, तो ये हमारे पास एक अवतल लेंस है। इसके सामने जो वस्तु रखी है वो कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी दोस्तों इसकी 20 है, वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है। तो यहां से u बराबर मिल जाएगा -30। f फोकस दूरी है तो अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है तो -20। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v। सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। लेंस है तो इसके लिए लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको हटाते हैं यहां से। तो 1/f, f हमारे पास क्या है, -20 बराबर 1/v माइनस
1/-30, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 130, 1/30 इसको इधर लाएंगे तो -1/20 -1/30, इसका एलसीएम ले लेंगे 60, तो 20 तिया 60, 3 एकम 3, माइनस का 3, 30 दूनी 60, माइनस का 2, तो माइनस का 5/60, तो 12 मिल जाएगा माइनस का, और 1/v, इसको जब उल्टा करेंगे हम लोग तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12, तो माइनस के 12 सेंटीमीटर ये इसका राइट आंसर होगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, 12 सेंटीमीटर लेंस के बाईं ओर, मतलब माइनस आया है इसका मतलब बाईं ओर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में कुल कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, 60 वाट 60 वाट का एक बल्ब है सामर्थ्य का, इसको 10 घंटे प्रतिदिन जलाने में 30 दिनों में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी। तो पावर इसकी दे रखी है 60 वाट, और ऊर्जा हमको निकालनी है, ऊर्जा को P पावर हो गया, और टाइम हो गया, टाइम को हम लोग घंटे सेकंड में सब कुछ चेंज कर लेंगे। ठीक है, और नंबर कितने नंबर है, तो इसको हम लोग PVI जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए क्या होगा कि पावर जो होगा 60 इंटू 10 घंटे चल रहा है प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में कितनी ऊर्जा। घंटे को हम लोग क्या करेंगे 10 घंटे में, मतलब 10 घंटे में इसको 60 गुणा करेंगे मिनट में, फिर से 60 गुणा करेंगे तो सेकंड में, तब जाके जूल में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 0 है तो 10 की पावर 5, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 छंगे 36, छंगे 216, 216 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18, 3 एकम 3, 1 4, 3 दूनी 6, तो 648 इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ 0 है, पॉइंट को पीछे बढ़ाएंगे तो 6.48 इंटू 10 की पावर 7, तो 6.48 इंटू 10 की पावर 7 जूल ये हमारे पास ऊर्जा आ जाएगी, जो भी 30 दिनों में 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 60 वाट के बल्ब के द्वारा खर्च की जाएगी। तो यहाँ पे 6.48 इंटू 10 की पावर 7 जूल ये हमारे पास राइट आंसर आ जाता है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। उल्टा पूछा गया है तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 इसका जो होगा राइट आंसर मिल जाएगा। क्योंकि वायु के सापेक्ष, देखो वायु के सापेक्ष कांच का दिया है और पूछा गया कांच के सापेक्ष वायु का, जस्ट रिवर्स पूछा गया है। तो रिवर्स में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं और आ जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है, ये क्लास 10 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया है। साइंस की जो एनसीईआरटी है इसका एग्जाम्पल है क्लास 10 का। इसको दोस्तों रासायनिक परिवर्तन जानते हैं। मैग्नीशियम धातु का जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड मिलते हैं, ठीक है, और साथ में अन्य चीजें गैसें वगैरह निकलती हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है सब लोग जानते हैं, ये 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच जो होता है दोस्तों 7 से कम होता है। और इसको थोड़ा अगर और जिन लोगों को नहीं पता है तो एक पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल, तो यहाँ पे 1 से लेके 14 तक वैल्यू लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब 7 के इधर के जो पीएच होती है, पीएच ये पीएच स्केल है, तो 7 से ऊपर 7 से बड़ी जो नंबर होगा वो किसको दिखाएगा, वो क्षार को दिखाएगा। क्षार को मतलब बेस, ठीक है, बेसिक मीडियम को दिखाता है। और जैसे जैसे नंबर ये बढ़ता जाएगा आगे की ओर, वैसे वैसे क्षारकता क्या होगी, क्षारीयपन इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्षार क्या होगा,
स्ट्रांग होता जाएगा, प्रबल क्षार होता जाएगा, स्ट्रांग। और जैसे 7 से कम जिनका पीएच होगा वो सब क्या होंगे, ये एसिड होंगे। एसिड का मतलब अम्ल, ये सब क्या होंगे, अम्ल होंगे। ठीक है। और जैसे जैसे पीएच जो होगी 7 से कम होती जाएगी, 7 से कम होती जाएगी, तो ये इनका एसिड का प्रबलता जो होगी बढ़ती जाएगी। 7 से कम पीएच होगी, जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा अच्छा एसिड, तेज एसिड होगा। पीएच 7 के आसपास है तो कम अम्लीय होगा। ठीक है। जैसे 7 से कम होती जाएगी, पीछे की आते जाओगे तो इसका पीएच क्या होगा, वो बढ़ता, मतलब अम्लता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इधर क्षारकता बढ़ेगी, इधर अम्लता बढ़ेगी। तो ये दोनों चीजें पीएच से रिलेटेड है, आप लोग इसको याद रखेंगे। कई सारी चीजों के पीएच के मान भी पूछे जाते हैं, वो भी आप टेबल से कहीं से देख के याद कर लेंगे। और हाई स्कूल एनसीईआरटी में कई चीजों के नाम लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग याद कर सकते हैं उसको। फिर अगला क्वेश्चन है, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। गुणों के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। जैसे धातुएं आप लोगों ने पढ़ा होगा, धातु, अधातु, धातु, अधातु, धातु, अधातु और उपधातु। अधातु और उपधातु, ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है गुणों के आधार पे, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जाइलम निम्नलिखित में से किसके वहन में सहायता करता है। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। तो जाइलम जो होता है ये पेड़ों में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। जाइलम और फ्लोएम 2 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। ये पेड़ है हमारे पास। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जो होता है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। मतलब जड़ें जो होती है पानी को जो अवशोषित करती है, इसकी जड़ें, उन पानी को पत्तियों तक ले जाने का काम कौन करता है बच्चों, ये करता है जाइलम। ठीक है, जाइलम। तो पानी का परिवहन करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक होता है फ्लोएम, ये भी आप रखेंगे, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ये पत्तियों में जो भी भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उस भोजन को पेड़ी तक लाना या दूसरी टहनियों तक ले जाना, जड़ों तक ले जाना भोजन को, ये काम किसका है, ये फ्लोएम कोशिकाओं का है। फ्लोएम कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं, इसका काम होता है पत्तियों में बने हुए भोजन को पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाना। और जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है कि पानी को हर जगह पे पहुंचाना। ये इसके 2 फंक्शन होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में कृंतक दांतों का कार्य क्या होता है। कृंतक दोस्तों, कृंतक जो होते हैं ये कुतरने के काम आते हैं, कि भोजन को कुतरने के काम किसका आता है, कृंतक दांतों का। काटना और बाकी सबका अलग अलग जो अलग अलग फंक्शन होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अग्नेयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो अग्नेयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अग्नेयी रस को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें कई सारे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का भी पाचन करते हैं, वसा का भी पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। पूर्ण पाचक रस इसका है इसीलिए जाता है क्योंकि कई सारी चीजों का पाचन यहीं पे हो जाता है, तो इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स सभी बच्चों को। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगता है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में जो भी सुपर टेट की तैयारी करने में लगे हैं उनको शेयर करें, जिससे उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे शेयर भी करते रहें, बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करिए। यही बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।